वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के कंसेप्ट। ठीक है, आपको पॉलिटी के सारे कंसेप्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया में आते हैं 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में जब वो आते हैं तो वो क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी उसने इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए हुए थे। ठीक है, तो हमारे देश में इनकी मोनोपली थी, ट्रेडिंग में इनकी मोनोपली थी। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इन्होंने धीरे धीरे जो थे हमारी टेरिटरी को जीतना शुरू कर दिया। तो उसकी जब इन्होंने टेरिटरी को जीतना शुरू कर दिया, इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे इनको दीवानी राइट्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, और भी जगह पे इन्होंने जो थे इनकी फाइट्स जो थी वो चल रही थी। तो अब इन्होंने 1765 के आसपास जो थे मुगल एम्पर को भी हरा दिया हुआ था। अब इनकी जो कंडीशंस थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंडीशन थी, जबकि इनको जो रेवेन्यू था इनका इंक्रीज़ होना चाहिए था। ठीक है, विद टाइम जो था इनका रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज़ होना चाहिए था, क्योंकि इनका टेरिटरी क्लेम जो था वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा जो था नहीं हो रहा था और इसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्यों इनका टेरिटरी जीतने के बाद भी इनका जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी। और क्या ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी। तो सबसे पहले जो रीज़न था, ठीक है, वो क्या था कि ये जो कंपनी थी, ठीक है, ये हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको 40,000 पाउंड जो थे वो मोनोपोली मेंटेन करने के लिए देते थे। ठीक है, अपनी मोनोपोली रखने के लिए, ठीक है, इंडिया में अपनी मोनोपोली बनाने के लिए ये 40,000 पाउंड किनको देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो सिंस 1768 तक ये जो अमाउंट थी ये देते इन्होंने लगातार दी, लेकिन 1768 के बाद इन्होंने देना बंद कर दी ये अमाउंट। और ये क्या रीज़न थे कि इन्होंने ये जो अमाउंट थी वो देना बंद कर दी? सबसे पहले जो रीज़न था वो क्या था, जो अमेरिका में ये जो चाय का व्यापार करते थे, ठीक है, उसमें इनको लॉस हो रहा था। और ये लॉस का रीज़न क्या था? जो डच टी थी उसकी जो व्यापार था वो बढ़ गया। ठीक है, और जो उसने रिप्लेस कर दिया था, डच टी ने रिप्लेस कर दिया था किसको? ब्रिटिश टी को। ठीक है, जिसकी वजह से इनको लॉस हो रहा था। तो माना जाता है लगभग 6.8 मिलियन केजी की जो चाय थी, ठीक है, टी थी, वो ब्रिटिश वेयर हाउस में सड़ रही थी। ठीक, तो ये एक कारण था इनका फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ने का। दूसरा जो कारण था वो क्या था? ये इनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे, ठीक है, तो उसमें करप्शन और नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो कंपनी के ऑफिशियल थे उनमें करप्शन और नेपोटिज्म था। ठीक है, ये अपने ही जो रीच वाले अपने रिलेटिव्स को ही ये कंपनी में जो थे इम्पोर्टेंट कंपनी में जगह देते थे। ठीक है, और करप्शन कैसे करते थे? ये प्राइवेट ट्रेड करते थे। ठीक है, अब जब ये प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो इनको इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट देखते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी वजह से क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। ठीक है, तो ये जो था वो सेकंड रीज़न था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो इनकी पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, ठीक है, बंगाल में इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो दीवानी राइट्स थे वो इनके पास थे और निज़ामत राइट जो थे वो किनके पास थे? नवाब के पास होते थे। लेकिन जो ओरिजिनल कंट्रोल है, ठीक है, जो ऐसे देखा जाए तो रियलिस्टिक में जो दीवानी और निज़ामत राइट है वो किसके पास हैं? इन्हीं के पास थे। ठीक है, और जो इनकी पॉलिसीज़ थी उसी की वजह से, ठीक है, ये एक्स ऑर्बिटेंट जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स लेते थे, ठीक है, किन से? अपने फार्मर से। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर की कंडीशन जो थी वो लगातार जो थी डेटरेट हो रही थी। तो ये भी एक रीज़न था हमारे जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राइसिस की वजह। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था इनकी जो पॉलिसी की वजह से जो बंगाल में फेमाइन की कंडीशन आ गई हुई थी। ठीक है, और लगभग बहुत लार्ज स्केल पे जो पॉपुलेशन थी वो इस फेमाइन की वजह से मर गई। ठीक है, और इसके बाद जो क्या होता है, जो हमारे मैसूर में हैदर अली होते थे 1769 में, उनसे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई हुई थी। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ी हुई थी। तो इसके बाद कैसे क्या रेगुलेशंस लाई गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंडीशन को सुधारने के लिए? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको सिर्फ रेगुलेट किया। ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी और फंक्शनिंग थी उसको सिर्फ रेगुलेट किया, उन्होंने कम्प्लीटली टेक ओवर नहीं किया। जबकि इनका एम था
कि इसको हम जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो कंपनी पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल आए, ठीक है। तो इन्होंने ये इसमें सिर्फ रेगुलेशन की, ठीक है, इसलिए इसको रेगुलेटरी एक्ट बोला जाता है। तो एक्ट ने सबसे पहले क्या किया, जो कंपनी का डिविडेंड था उसको 6% लिमिट कर दिया, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स थे उनको सिर्फ 6% डिविडेंड ही मिलेगा अब, ठीक है। कब तक मिलेगा, जब तक कि वो 1.5 मिलियन जो लोन लिया हुआ था, ठीक है, तो वो नहीं पे कर देते। अच्छा, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। इन्होंने जब ये इनकी जो कंपनी जो थी वो डूब रही थी, तो उस वक्त इन्होंने लगभग 1 मिलियन और 1 मिलियन 1.5 मिलियन के बीच में इन्होंने लोन लिया हुआ था, ठीक है। और ये उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये उस लोन को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपे भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक कारण था इनका फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो वो इसको सुधारने के लिए इन्होंने भी जो था कंपनी का जो डिविडेंड था वो उसको लिमिट कर दिया, ठीक है। और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड, गिफ्ट या कुछ भी ब्राइब्स वगैरह लेने के लिए मना कर दिया, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया उन्होंने। और इसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका जो डेजिग्नेशन था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और जो डिसीजन था वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। और इन केस ऑफ टाई जो है गवर्नर जनरल जो है वो कास्टिंग वोट कर सकता था। एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई 1774 में फोर्ट विलियम में, ठीक है, कलकत्ता में, जिसका जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे, ठीक है। और ये इसके पास अपीलेट और ओरिजिनल जुडिक्शन दोनों थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, कंपनी का जो डायरेक्टर था, ठीक है, उनको 5 साल का उनका टर्म जो है वो 5 साल का कर दिया। और 1/4 जो थे वो हर साल रिटायर होते थे और उनको फिर से री इलेक्ट नहीं हो सकते थे वो, ठीक है। और इसके बाद जो गवर्नर थे बॉम्बे मद्रास का, ठीक है, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, ठीक। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, बाय रेगुलेटरी एक्ट जो था उससे रेगुलेट जो कंपनी के जो फंक्शन थे उसको कंट्रोल किया, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें पीस इंडिया एक्ट 1784 पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।